नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल मैं आपको किस्सा कहानी के फोरम पर गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। 31 अध्याय पढ़ के मैं आपको सुना चुकी हूँ। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है और 32वां अध्याय आज मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। 31वें अध्याय तक क्या हुआ और 31वें अध्याय में क्या हुआ, थोड़ा सा रिवाइज मैं आपको करवा देती हूँ। 31वें अध्याय तक ये हुआ था कि प्रेमचंद जी जो है वो गोबर की कहानी पर पूरा केंद्रित हो गए थे। गोबर जिसकी प्रेयसी झुनिया गर्भवती हो गई है, उसको गोबर अपने ही माता पिता के यहाँ छोड़कर और चुपके से शहर की तरफ जा रहा है। चूँकि वो अपने माता पिता के क्रोध से और शायद समाज के तिरस्कार से बचना चाहता था, इसलिए उसने गांव छोड़ा था। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था पिछली बार कि जब वो ये देखता है, सुनिश्चित करता है, वो ये देखना चाहता है कि उसकी जो प्रेमिका है, पत्नी तो वो नहीं बन पाई है अभी तक क्योंकि उन दोनों का ब्याह नहीं हुआ है, वो ये देखना चाहता था कि उसके साथ उसके माता पिता कैसा सलूक करते हैं। तो जब वो अंतिम तौर पे बिल्कुल ये देख लेता है कि माता पिता झुनिया को करुणावश शरण दे देते हैं, उसको अपना लेते हैं और उसको पूरा ढांढस बंधाते हैं कि उसको कोई किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है और वो उसके साथ वो उन लोगों के साथ रह सकती है और वो उसकी पूरी देखभाल करने के लिए सहज स्वीकृति दे देते हैं। जब गोबर बाहर से ये सब देख लेता है तो वो एकदम से अपराध बोध और पुत्र कर्तव्य भावना से एकदम भर जाता है और उसको लगता है कि उसके माता पिता इतने महान हैं और अब उसकी बारी है कि वो अपने परिवार को, अपने माता पिता को अपने कर्तव्यों से, अपनी कर्मठता से कुछ वापस लौटाए। और उसके दिमाग में आता है कि वो शहर जाके मजदूरी करके बहुत सारा पैसा कमा के जब वापस लौटेगा तो उसके सारे कृत्यों की क्षमा उसे मिल जाएगी और साथ में समाज के जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम उसके जहन में आते हैं। उसको लगता है कि जब वो बहुत सारा पैसा कमा के लाएगा तो यही लोग जो आज उसको और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, कल उसको सलाम करेंगे। इसी भाव के साथ गोबर निकल जाता है। 31वें अध्याय का जो मुख्य घटनाक्रम था वो यह था कि गोबर के आसपास ही प्रेमचंद जी ने केंद्रित रखा था कि वो शहर की तरफ जा रहा है। रास्ते में उसको एक किसान राहगीर मिलता है। चूँकि वो भूखा है तो वो कुएं का पानी और गुड़ उसको देता है और साथ में थोड़ी सी अपनी व्यथा भी बताता है कि कैसे शुगर मिलें आने वाली हैं और कैसे गुड़ की खपत कम हो जाएगी और चीनी में सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, जिससे किसानों का ही नुकसान होगा। आगे चल कर के एक रोचक घटनाक्रम प्रेमचंद जी ने डाला है इसमें कि गोबर देखता है कि राह में एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और काफ़ी तेज़ लड़ाई हो रही है। गोबर ठिठक के देखने लगता है और जब वो ये देखता है कि पति जो है, वो राहगीर पति जो है, अपनी पत्नी को किसी बात पर बाल पकड़ के मारने लगता है, तो गोबर चूँकि झुनिया का पुत्र है, जिसको जो क्रोधित भी जल्दी होती है और अन्याय भी जैसे बर्दाश्त नहीं है, तो मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि ये झुनिया का ही डीएनए है कि गोबर उन दोनों की लड़ाई में कूद पड़ता है और पुरुष को जो है उसकी भर्त्सना करता है और कहता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो महिला है और तुम उस पर अपना पौरुष बल दिखा रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हालांकि दोनों राहगीर उस वक्त जो है पत्नी के तौर पर एक हो जाते हैं और उसी को वो करते हैं कि तुम कौन होते हो। उसकी पत्नी कहती है कि ये तो हमारा पति पत्नी का मामला है, तुम्हें बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे गोबर खिन्न भी होता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो राहगीर की पत्नी जो है वो उससे कहती है कि ये तो बहुत भला मानुष प्रतीत होता है और क्यों ना तुम इससे अपनी बहन की शादी का प्रस्ताव करो। तो वो जो राहगीर है उसको फिर उसका नाम भी प्रेमचंद जी ने बताया है कि कोदई नाम था उसका, और वो जाता है उसके पीछे, बाकायदा क्षमा भी मांगता है उससे और फिर वो कहता है कि दिन पूरा ख़त्म होने वाला है, शाम हो गई, अब तुम कहाँ जाओगे, बेहतर होगा कि तुम हमारे घर में एक रात बिता लो। उसका भाव उस वक्त, उसका उद्देश्य जो था वो यह था कि वो उसे अपनी बहन के लिए शादी का प्रस्ताव देना चाहता था। रात गुजारता है 31वें अध्याय में गोबर उन लोगों के यहाँ और उसकी माँ जो है उसको समझाता है, राहगीर की माँ यानी कोदई की माँ को समझाता है और खुश कर देता है उस बुज़ुर्ग महिला को यह कहकर कि तुम्हें कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था अपनी बहू के लिए। बहू को कौन जानता है, सारी जो कुछ भी सामाजिक लानत मलानत होगी वो तो आपकी होगी क्योंकि वो आपकी बहू है। तो ये सब सुन के वो महिला बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत सारे आशीर्वाद देती हैं गोबर को। और फिर 32वें अध्याय में आज हम लोग प्रवेश करेंगे जहाँ गोबर निकल चुका है मुंह अंधेरे शहर यानी लखनऊ में मजदूरी करने के लिए। आइए सुनते हैं।
गोबर अंधेरे ही मुंह उठा और कोदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका ब्याह हो चुका है, इसलिए उससे कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं हुई। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुग्ध कर दिया था। कोदई की माता को उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उसके मातृपद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न होकर खूब आशीर्वाद दिया था। तुम बड़ी माता जी पूज्य हो पुत्र, माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी ऋण नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी ऋण नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर के भी नहीं हो सकता। बुढ़िया इस संख्यातीत श्रद्धा पर गदगद हो गई। उसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों से विष भी पी लेता है। अब जैसे आज ही बहू घर से रूठ के चली गई तो किसकी हेठी हुई। बहू को कौन जानता है, किसकी लड़की है, किसकी नातिन है, कौन जानता है। संभव है उसका बाप घसियारा रहा हो। बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा तो है ही बेटा, पक्का घसियारा। सवेरे उसका मुंह देख लो तो दिन भर पानी भी ना मिले। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हंसी हो सकती है? हंसी हुई तुम्हारी और तुम्हारे आदमी की। जिसने पूछा यही पूछा कि किसकी बहू है, फिर भी वह अभी लड़की है, अबोध है, अल्लड़ है, नीच माता पिता की लड़की है, अच्छी कहाँ से बन जाएगी। तुमको तो बूढ़े तोते का राम नाम पढ़ाना पड़ेगा। बूढ़े तोते को राम नाम पढ़ाना पड़ेगा, मारने से तो वो नहीं पड़ेगा, उसे तो सहज स्नेह से ही पढ़ाया जा सकता है। ताड़ना भी दो लेकिन उसके मुंह मत लगो, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा अपमान होता है। जब गोबर चलने लगा तो बुढ़िया ने खांड और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। गांव के और भी कई आदमी मजूरी की टोह में शहर जा रहे थे। बातचीत में रास्ता कट गया और 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में पहुंच गए। गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में आ कहाँ से गए। आदमी पर आदमी गिरा पड़ता था। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों से कम न थे। राज और बढ़ई, लुहार और बेलदार, खाट बुनने वाले, टोकरी ढोने वाले, संग तराश सभी जमा थे। गोबर यह जमघट देख के निराश हो गया। इतने सारे मजदूरों को काम कहाँ से मिल जाने वाला था, और उसके हाथ तो कोई औजार भी नहीं है। कोई क्या जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है, उसे कोई क्यों रखेगा। बिना औजार के उसे कोई नहीं पूछेगा। धीरे धीरे एक एक करके मजदूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर लौट रहे थे। अधिकतर बूढ़े और निकम्मे बचे थे जिनका कोई पूछने वाला नहीं था, और उन्हीं में से एक गोबर था। लेकिन अभी उसके पास आज भर खाने को है तो कोई गम नहीं था। सहसा मिर्जा खुर्शीद ने मजदूरों के बीच आकर ऊंची आवाज से कहा, जिसको 6 आने रोज पर काम करना हो वह मेरे साथ आए। सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिल जाएगी। देखिए मिर्जा खुर्शीद की एंट्री यहाँ पे फिर से हो गई है। 10-5 राजों और बढ़इयों को छोड़कर सबके सब उसके साथ चलने को तैयार हो गए। 400 फटे हालों की एक विशाल सेना सज गई। आगे मिर्जा थे, कंधे पर मोटा सोटा रखे हुए थे। पीछे भुखमरों की लंबी कतार थी, जैसे भेड़ें हों। एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन काम है मालिक? मिर्जा ने जो काम बताया उस पर सब चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना है। यह कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के लिए 6 आने देगा? सनकी तो नहीं है कोई? बहुत धन पाकर आदमी सनक ही जाता है। बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों को संदेह होने लग गया था, कहीं यह कोई मखौल तो नहीं है। यहाँ से घर पे ले जाके कह दे कोई काम नहीं है तो उसका क्या बिगड़ेगा। वो चाहे कबड्डी खिलाए, चाहे आंख मिचोली, चाहे गुल्ली डंडा, मजूरी पेशगी दे दे, बस ऐसे झक्कड़ आदमी का क्या भरोसा। गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, पैसे मिल जाए तो कुछ खा लूँ। मिर्जा ने झट 6 आने पैसे उसके हाथ में रख दिए और ललकार कर बोले, मजूरी सबको चलते चलते पेशगी दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो। मिर्जा साहब ने शहर की बड़ी थोड़ी सी ज़मीन ले रखी थी। मजूरों ने जाके देखा तो वहाँ बड़ा अहाता घिरा हुआ था और उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी, जिसमें 3-4 कुर्सियाँ थीं, एक मेज थी, थोड़ी सी किताबें मेज पर रखी थी। झोपड़ी बेलों और लताओं से घिरी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। अहाते में एक तरफ आम और नींबू अमरूद के पौधे लगे हुए थे, दूसरी तरफ कुछ फूल थे। बड़ा हिस्सा परती था। मिर्जा ने सबको कतार में खड़ा करके मजूरी बांट दी। अब किसी को उसके पागलपन पर संदेह नहीं रहा। गोबर पैसे पहले ही पा चुका था। मिर्जा ने उसे बुलाकर पौधे सींचने का काम सौंपा। उसे कबड्डी खेलने को नहीं मिलेगी। मन में ऐंठ कर रह गया गोबर, इन बुड्ढों को उठा उठा कर पटकता तो बड़ा मजा आता, लेकिन कोई परवाह नहीं, बहुत कबड्डी खेल चुका है, पैसे तो पूरे मिल गए थे। आज युगों के बाद जब इन जरा ग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिला। अधिकतर तो ऐसे थे जिन्हें याद भी ना आता था कि कबड्डी खेली भी है या नहीं। दिन भर शहर में पिसते थे, पहर रात गए घर पहुंचते थे और जो कुछ रूखा मिल जाता था खाकर पड़ जाते थे। प्रातःकाल फिर चरखा शुरू हो जाता था। जीवन नीरस निरानंद केवल एक ही ढर्रा मात्र हो गया था।
आज तो ये अवसर मिला जो बूढ़े जवान हो गए। अधमरे बूढ़े ठठरिया लिए मुंह में दांत, नपेट में आंत, जांग के ऊपर धोतिया या तहमत चढ़ाए ताल ठोंक ठोंक के उछल रहे थे, मानो उन बूढ़ी हड्डियों में जवानी धसी हुई थी। चटपट पाली बन गई थी, 2 नायक बन गए, गोइयों का चुनाव होने लगा और 12 बजते बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धूप ऐसी क्रीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। इधर अहाते के फाटक पर मिर्जा साहब तमाशाइयों को टिकट बांट रहे थे। उन पर इस तरह की सनक कोई न कोई हमेशा सवार हो जाती थी। अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को बांट देना, इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिन से हो रहा था। बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए थे, नोटिस बांटे गए थे। यह खेल अपने ढंग का निराला होगा, बिल्कुल अभूतपूर्व। भारत के बूढ़े आज भी कैसे पौड़े हैं, जिन्हें यह देखना हो आए और अपनी आंखें तृप्त कर लें। जिसने यह तमाशा न देखा पछताएगा। ऐसा शुभ अवसर फिर नहीं मिलेगा। टिकट 10 रुपए से लेकर 2 आने तक के थे। 3 बजते बजते आहता भर गया। मोटरों और फिटरों का तांता लगा हुआ था। 2000 से कम की भीड़ न होगी। रईसों के लिए कुर्सियां, बेंचों का इंतजाम था। साधारण जनता के लिए साफ सुथरी जमीन। मिस मालती, मेहता, खन्ना, तनखा, राय साहब सभी विराजमान थे। देखिए, सभी अफ्लुएंट क्लास जो हम लोगों ने बीच में देखा था, उसकी री एंट्री हुई है इस चैप्टर से। खेल शुरू हुआ। मिर्जा ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, एक गोई हमारी और आपकी हो जाए। मिस मालती बोली, फिलोसफर का जोड़ तो फिलोसफर ही हो सकता है। मिर्जा ने मूछों पर ताव देकर कहा, तो क्या आप समझती हैं मैं फिलोसफर नहीं हूँ? मेरे पास पुछलना नहीं है, लेकिन मैं हूँ फिलोसफर। आप मेरा इम्तहान ले सकते हैं मेहता जी। मालती ने पूछा, अच्छा बताइए, आप आइडियल हैं या मटेरियलिस्टिक? मैं दोनों हूँ। वह कैसे? बहुत अच्छी तरह। जब मौका देखा तब मैं वैसा बन जाता हूँ। तो आपका अपना कोई निश्चय नहीं है? जिस बात का निश्चय आज तक नहीं हुआ और कभी नहीं होगा, उसका निश्चय मैं भला कैसे कर सकता हूँ? और लोग आंखें फोड़कर किताबें चाट कर जिस नतीजे पर पहुँचते हैं, वहाँ तो मैं ऐसे ही पहुँच गया हूँ। आप बता सकती हैं किसी फिलोसफर ने अकली गद्दे लड़ाने के सिवाय और कुछ किया है कभी? डॉक्टर मेहता ने अचकन के बटन खोले और कहा, तो चलिए हमारी आपकी बाजी हो जाए, और कोई माने या ना माने, मैं आपको फिलोसफर मानता हूँ। मिर्जा ने खन्ना से पूछा, आपके लिए भी कोई जोड़ ठीक करूँ क्या? मालती ने पुचारा दिया, हाँ हाँ, इन्हें ज़रूर ले जाइए मिस्टर तनखा के साथ। खन्ना झेपते हुए बोले, जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। मिर्जा ने राय साहब से पूछा, आपके लिए कोई जोड़ लाऊं? राय साहब बोले, मेरा जोड़ तो ओंकारनाथ का है, मगर आज वह नज़र नहीं आ रहे। मिर्जा और मेहता भी नंगी देह केवल जांघें पहने हुए मैदान में पहुंच गए। एक इधर दूसरा उधर खेल शुरू हुआ। जनता बूढ़े कुलेलों पर हंस रही थी, तालियां बजा रही थी, गालियां भी दे रही थी, ललकार रही थी, बाजियां लगा रही थी। जरा इन बूढ़े बाबा को देखो कि शान से जा रहे हैं, जैसे सबको मारकर ही लौटेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ से भी उन्हीं के बड़े भाई निकले। दोनों कैसे पैतरे बदल रहे हैं। इन हड्डियों में तो अभी बड़ी जान है। इन लोगों ने जितना घी खाया उतना हमें पानी भी मयस्सर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है। होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बुढ़ों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। ये उधर वाले बुढ़ों ने उसे दबोच लिया। बेचारा छूट निकलने के लिए कितना जोर मार रहा है, मगर अब नहीं बच सकता। एक को 3 लिपट गए। इस तरह लोग अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे। उनका सारा ध्यान मैदान की ओर था। खिलाड़ियों के आघात प्रतिघात, उछल कूद, धरपकड़ और मरने जीने में तन्मय हो रहे थे। कभी चारों तरफ से कह की आवाज़ें आती, कभी कोई अन्याय या धांधली देखकर लोग छोड़ दो का गुल मचाते। कुछ लोग तैश में आकर पाली की तरफ दौड़ते, लेकिन जो थोड़े सज्जन शामियाने में ऊंचे दर्जे के टिकट लेके बैठे थे, उन्हें इस खेल में विशेष आनंद आ रहा था। वे इससे अधिक महत्व की बातें कर रहे थे। खन्ना ने जिंजर का ग्लास खाली कर सिगार सुलगाया और राय साहब से पूछा, मैंने आपसे कह दिया, बैंक इससे कम सूद पर कभी किसी तरह राजी नहीं होगा, और यह रियायत भी मैंने केवल आपके साथ की है, क्योंकि आपके साथ घर का मामला है। देखिए, इन लोगों का वही तरीका है कि आयोजन कोई भी हो, ये लोग अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय की ही बातें करते हैं। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो पार्टियां होती हैं, उस पर बात सारी बिजनेस की ही होती है। राय साहब ने मूंछों में मुस्कुराहट को लपेट कर कहा, आपकी नीति में घर वालों को ही उल्टे छुरे से हलाल करना लिखा है क्या? यह आप क्या फरमा रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। सूर्य प्रताप सिंह ने आपसे केवल 7% लिया है, मुझसे 9% मांग रहे हैं, और उस पर एहसान भी रखते हैं। क्यों ना हो, उन शर्तों पर मैं आपसे भी वही सूद ले लूँगा। हमने उनकी जायदाद रहन रख ली है, और शायद यह जायदाद उनके हाथ नहीं जाएगी। मैं अपनी कोई जायदाद निकाल दूंगा। 9% देने से तो ये कहीं अच्छा है कि फालतू जायदाद मैं अलग कर दूं। मेरी जैक्सन रोड वाली कोठी आप निकलवा दें, कमीशन ले लीजिएगा। उस कोठी का सुबीते से निकलना ज़रा मुश्किल है, आप जानते हैं वह बस्ती से कितनी दूर है, मगर खैर देखूंगा। आप उसकी कीमत क्या लगाते हैं? राय साहब ने 1,25,000 बताए। 15 बीघे ज़मीन भी है तो उसके साथ। खन्ना स्तंभित रह गए, बोले, आपके 15 साल पहले का स्वप्न देख रहे हैं राय साहब?
आप आज से 15 साल पहले का स्वप्न। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर जायदादों के मूल्य में 50% की कमी आई है। राय साहब ने बुरा मानकर कहा, जी नहीं, 15 साल पहले उसकी कीमत 1.5 लाख थी। मैं खरीदार की तलाश में रहूंगा, मगर मेरा कमीशन 5% रहेगा। औरों से शायद 10% हो क्यों? क्या करोगे इतने रुपए लेकर? औरों से शायद 10%। क्या करोगे इतने रुपए लेके? आप जो चाहे दे दीजिएगा। अब तो राजी हुए। शुगर के हिस्से अभी तक आपने नहीं खरीदे, अब थोड़े से हिस्से बच रहे हैं, हाथ मलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपने नहीं ली। आप में टाल मटोल की बड़ी बुरी आदत है। जब अपने लाभ की बातों का इतना टाल मटोल, तो आप दूसरे लोगों को क्या लाभ देते होंगे? इसी से कहते हैं रियासत आदमी की अकल चढ़ जाती है। मेरी बस चले तो मैं ताल्लुकेदारों की रियासतें जब्त करा दूँ। मिस्टर तनखा मालती पर जाल फेंक रहे थे। मालती ने साफ कह दिया था कि वे इलेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, पर तनखा अपनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। आकर कोहनियों के बल मेज पर टिक कर बोले, आप जरा उस मामले पर विचार करें। मैं कहता हूँ ऐसा मौका आपको शायद फिर न मिले। रानी साहब, चंदा को आपके मुकाबले में रुपए में एक आना भी चांस नहीं है। मेरी इच्छा केवल यह है कि काउंसिल में ऐसे लोग आए जिन्होंने जीवन में कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त किया हो, और जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा ये पार्टियां हैं जो गवर्नरों और सेक्रेटरियों को दिया करती हैं। उनके लिए इस काउंसिल में कोई स्थान नहीं है। नई काउंसिल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होगा, और मैं नहीं चाहता कि ये अधिकार जन अधिकारियों के हाथ में आए। मालती ने पीछे छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन साहब, मेरे पास 10-20 हज़ार इलेक्शन पर खर्च करने के लिए नहीं है। रानी साहब तो 2-4 लाख खर्च कर देंगी। मुझे भी साल में 1500 रुपये उनसे मिल जाते हैं, रकम भी हाथ से निकल जाएगी। पहले आप ये बता दें कि आप जाना चाहती हैं या नहीं। जाना तो चाहती हूँ, मगर फ्री पास मिल जाए तो फिर क्षमा कीजिए, ये मेरा जिम्मा रहा कि मैं आपको फ्री पास दिलवा दूंगा। जी नहीं, क्षमा कीजिए, मुझे कोई जिल्लत नहीं उठानी। जब रानी साहिबा रुपयों की थैलियां खोल देंगी और एक एक वोट उनकी एक एक अशरफी पर चढ़ने लगेगा, तो शायद आप भी उधर ही वोट दे देंगे। आपके ख्याल से इलेक्शन महज रुपयों से जीता जाता है? जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज़ होती है, लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवा और किया ही क्या है। और सच पूछिए, मैं इस बार भी अपने मतलब से ही गई थी, उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा, कुल जाति सब धन के सामने हे हैं। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझिए। मैं अपनी ही बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवा खाने में आ जाती है तो घंटों में उससे बोलती तक नहीं हूँ, पर कोई महिला अगर कार पे आ गई तो उसका द्वार पर जाकर मैं खुद स्वागत करती हूँ और उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो वो साक्षात देवी हो। मेरा और रानी साहब का कोई मुकाबला नहीं। जिस तरीके के काउंसिल बन रहे हैं उसके लिए रानी साहिबा ही ज़्यादा उपयुक्त हैं। 32वां अध्याय आज मैं ख़त्म कर रही हूँ। 33वें अध्याय के लिए हम लोग अगले रविवार फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। सुनते रहिए प्रेमचंद जी के अजय अमर गोदान को रचना यदुवंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।